स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हॉर्न एंड यार स्टेजिंग स्केल एंड डिजीज फेजेस फॉर पीपल विद पार्किंसंस। आज के इस वीडियो में हम हॉर्न एंड यार स्टेजिंग स्केल को क्लिनिकली कैसे यूज करेंगे फॉर पीपल विद पार्किंसंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हॉर्न एंड यार स्केल was originally published in 1967 in journal न्यूरोलॉजी बाय मार्गरेट हॉर्न एंड मेलविन यार के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 1983 में लार्सन एंड उसके को ऑथर्स ने फिर से एक आर्टिकल पब्लिश किया विद द टाइटल ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इश्यूज इन असेसमेंट ऑफ डेफिसिट्स एंड थेरेपी इन पार्किंसोनिज्म। उसके अंदर उन्होंने मॉडिफाइड हॉर्न एंड यॉर्न स्केल को इंक्लूड किया। ठीक है, जो ओरिजिनल हॉर्न एंड यॉर्न स्केल है उसको 5 स्टेजेस में क्लासिफाई किया गया है, जबकि मॉडिफाइड हॉर्न एंड यॉर्न स्केल है उसमें 2 एक्स्ट्रा स्टेजेस को ऐड किया गया है। ये 5 स्टेजेस कौन कौन सी है इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हॉर्न एंड यर्न स्टेजिंग स्केल को क्यों यूज करना चाहिए, उसके 3 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है टू नो द स्टेजिंग ऑफ फंक्शनल डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद पार्किंसंस डिजीज। नेक्स्ट है to know the or to describe the progression of disease through various stages and to measure the severity of case. So ये 3 मेन रीजन है टू यूज द हॉर्न एंड यॉर्न स्टेजिंग स्केल को। ठीक है, अब इसको आप इस स्केल को यूज करते वक्त आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्केल आउटकम मेजर नहीं है, एज ए आउटकम मेजर स्केल को यूज नहीं करना है। ये स्केल ओनली एंड ओनली एक स्टेजिंग स्केल है जो कि स्टेज ऑफ फंक्शनल डिसेबिलिटी और प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज एंड सीवियरिटी ऑफ केस को रिप्रेजेंट करती है। जब भी आप इस स्केल को यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें ये स्केल क्यों यूज करनी है। ये स्केल आउटकम मेजर नहीं है। अब हम हॉर्न एंड यॉर्न स्टेजिंग स्केल को डिटेल में समझते हैं। हॉर्न एंड यॉर्न स्टेजिंग स्केल को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 में बताया गया है कि यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट ओनली, यूजुअली विथ मिनिमल और नो फंक्शनल डिसेबिलिटी। मीन्स स्टेज 1 में क्या होता है, ओनली एक साइड ही बॉडी इन्वॉल्व है बट कोई भी फंक्शनल डिसेबिलिटी नहीं है। ठीक है, स्टेज 2 में उन्होंने बताया है कि यूनिलैटरल से बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट हो गया है और मिडलाइन इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है। मिडलाइन इन्वॉल्वमेंट मीन्स एक्सियल इन्वॉल्वमेंट और ट्रंक का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है, बट विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ बैलेंस। मीन्स बैलेंस में कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं हुआ। ठीक है, स्टेज 1 और स्टेज 2 समझ आ गया। अब स्टेज 3 में उन्होंने बताया है कि स्टेज 3 में क्या हो रहा है, बायलैटरल डिजीज है, माइल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटी विथ इम्पेयर्ड पोस्चरल रिफ्लेक्सेस। मीन अब पोस्चरल में भी इम्पेयरमेंट आ गया है। ठीक है, बायलैटरल डिजीज के साथ साथ पोस्चरल में भी इम्पेयरमेंट आ गया है, बट स्टिल फिजिकली इंडिपेंडेंट। मीन्स अभी भी पीपल विथ पार्किंसन फिजिकली इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अपने एडीएल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो अगर वो एरियल एक्टिविटी के लिए डिपेंडेंट नहीं है तो वो स्टेज 3 में कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या हो रहा है, सीवियरली डिसेबलिंग डिजीज, स्टिल एबल टू वॉक और स्टैंड अनअसिस्टेडली। अनअसिस्टेडली मतलब वॉकर या किसी बिना किसी फैमिली या केयर टेकर की हेल्प के वो अभी भी स्टैंड और वॉक कर सकते हैं। ठीक है, बट डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, पोस्चर, बैलेंस बहुत ज्यादा अफेक्ट हो चुके हैं। अब स्टेज 5 में क्या है, देखो यहाँ तक तो वो
वॉक और स्टैंड अनअसिस्टेडली मतलब अपने आप से कर पा रहे थे, पर यहाँ पे बेड और व्हील चेयर बाउंड हो जाएंगे, बिना किसी असिस्टेंट के वो वॉक या अपनी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पांचों स्टेजेस समझ आ गई। ठीक है, स्टेज 1 में कैसे कैसे देखो आप कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, प्रोग्रेसिवली डिजीज बढ़ती जा रही है। ठीक है, यूनिलैटरल से बाइलैटरल हो गए, बाइलैटरल्स के साथ साथ उसमें पोस्चरल इम्पेयरमेंट आ गए स्टेज 3 में। स्टेज 4 में क्या हुआ कि वो स्टेप डिसेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, पर अभी भी इंडिपेंडेंटली स्टैंड और वॉक कर पा रहे हैं, मतलब वो थोड़ा सा बैंड होके चलेंगे, धीरे धीरे वॉक करेंगे, बट स्टिल एबल टू वॉक। तो उस स्टेज तक स्टेज 4 में रखेंगे, और जैसे ही वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम उसको स्टेज 5 में कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, अब अब हम मॉडिफाइड हॉर्न एंड यॉर्न स्टेजिंग स्केल के बारे में समझते हैं। मॉडिफाइड हॉर्न एंड यॉर्न स्टेजिंग स्केल में क्या किया गया है, स्टेज 1.5 और स्टेज 2.5 को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। बाकी स्टेजेस सेम ही है, बस 2 स्टेजेस को उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। स्टेज 1 में क्या हुआ है, यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट ओनली। ठीक है, एक साइड बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, ये सेम हॉर्न एंड यॉर्न स्टेजिंग स्केल की तरह ही है, बट इन्होंने क्या किया है कि स्टेज 1.5 में बताया है कि यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ एक्सियल इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है, मतलब ट्रंक भी इन्वॉल्व हो गया है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें पीपल विद पार्किंसंस में यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ ट्रंक भी इन्वॉल्व है, तो हम उसको स्टेज 1.5 में कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद है स्टेज 2 में मॉडिफाइड में बताया गया है कि बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ बैलेंस, दोनों तरफ इन्वॉल्वमेंट हो गया है, सेम एज हॉर्न एंड यॉर्न स्टेजिंग स्केल की तरह। ठीक है, अब इसमें स्टेज 2.5 को समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि स्टेज 2.5 में थोड़ा सा मीन्स अगर आप एक ट्रिक दिए, आप ऐसे समझ लो कि आप कंफ्यूज ना हो कि स्टेज 2 है या स्टेज 3 है, कि वो बैलेंस इम्पेयर हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ही बैलेंस इम्पेयर होगा तो आपको स्टेज 3 में कैटेगराइज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर बैलेंस इम्पेयर नहीं है, अभी भी बैलेंस इंटैक्ट है, तो आप इसको स्टेज 2 में या 2.5 में कैटेगराइज करेंगे। तो अब आप इसको कैसे एक सिंपली क्लैरिफाई कर सकते हो, इसमें बताया है कि मॉडिफाइड में उन्होंने क्या किया, माइल्ड बायलेटरल डिजीज विथ रिकवरिंग ऑफ पुल टेस्ट मतलब पुल टेस्ट से इजीली रिकवर कर जाता है। अब आपको मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि पुल टेस्ट क्या होता है। पुल टेस्ट में क्या होता है कि हम जिसका भी असेसमेंट करते हैं पुल टेस्ट के लिए, उसमें हम पीछे की तरफ खड़े होकर शोल्डर लेवल से उसको जस्ट पुल करते हैं बैक साइड की तरफ से, और उनका एक पोस्टरल रेस्पॉन्स देखते हैं। अगर ये पोस्टरल रेस्पॉन्स देखते हैं, अगर वो बैलेंस लॉस कर जाते हैं, पोस्टरल रेस्पॉन्स इन द सेंस कि जैसे कि कितने स्टेप्स लिए, बैलेंस मैनेज कर पाए या नहीं, गिर तो नहीं गए, और या आपको पकड़ना पड़ा, एकदम से बहुत ज़्यादा बैलेंस लॉस हो गया, या फिर एक स्टेप लेके बैलेंस को मैनेज किया, 2 स्टेप लेके, तो इस तरीके से उनको मतलब वो वो दिया गया है, मतलब क्या बोलेंगे आप कि उसको कैटेगराइज किया गया है पुल टेस्ट को। तो अगर रिकवरी हो जाती है, रिकवरी पुल टेस्ट में अगर हम पुल टेस्ट करें और वो नेगेटिव या उसमें वो नॉर्मल आ जाता है, तो हम उस स्टेज को 2.5 में ही कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, अब स्टेज 3 सेम है, माइल्ड टू मॉडरेट बायलेटरल डिजीज, सम पोस्चरल स्टेबिलिटी और फिजिकली इंडिपेंडेंट। ठीक है, स्टेज 4 भी सेम है, सीवियर डिसेबिलिटी, स्टिल एबल टू वॉक और स्टैंड अनअसिस्टेडली, बिना किसी सपोर्ट के वॉक कर सकते हैं। बट स्टेज 5 भी सेम है, स्टेज 5 में भी व्हील चेयर और बेड रिटर्न हो जाते हैं, अनलेस उनको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट न दिया जाए। ठीक है, तो आपको अब समझ आ गया होगा कि ये दोनों स्केल्स है, हॉर्न एंड यार्न स्टेजिंग स्केल और मॉडिफाइड हॉर्न एंड यार्न स्टेजिंग स्केल सेम है, ओनली एंड ओनली स्टेज 1.5 और स्टेज 2.5 को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। ठीक है, यॉन स्टेजिंग स्केल का कंक्लूजन ये निकलता है कि हम इस स्केल को एज अ आउटकम मेजर नहीं यूज कर सकते, इसको हम ओनली डेमोग्राफिक
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल विद पार्किंसंस के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें नॉन मोटर फंक्शनिंग और नहीं यूज किए गए हैं इस स्केल के अंदर, ओनली एंड ओनली स्टेजेस को एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए हम only to categorize the stage of disease progression के लिए हम इस स्केल का यूज करेंगे। इसके अलावा हम इस स्केल को शॉर्ट में ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं HY1 to 2, जो कि रिप्रेजेंट करेगा अर्ली और अनकॉम्प्लिकेटेड फेज। ठीक है, 3 and 4 वो कॉम्प्लिकेटेड फेज, एंड HY5 लेट फेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा इस स्केल को हम हमेशा यूनिफाइड पार्किंसन डिजीज रेटिंग स्केल के साथ यूज करेंगे फॉर द बेटर असेसमेंट ऑफ पीपल विद पार्किंसंस के लिए। ठीक है, आई होप कि मैंने इस टॉपिक को अच्छे से एड्रेस किया है। फिर भी अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।